गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने एनाटॉमी में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा क्या इंट्रोडक्शन होता है एनाटॉमी का, एनाटॉमी की हम स्टडी क्या क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, फिजियोलॉजी की स्टडी हम क्यों करते हैं। ठीक है, हमने उसका पूरा ओवरव्यू लिया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। और आप जिस कोर्स से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कोर्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर आगे कितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जब आप एनाटॉमी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था कि हमें क्यों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, क्या समझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सब हमने ओवरऑल पूरा पढ़ लिया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब तक आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि जैसे एनाटॉमी में देख लें कि लीवर का एक नॉर्मल साइज़ है। ठीक, ये मैंने एग्जांपल भी उस वक्त आपको दिया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि लीवर का नॉर्मल साइज़ है। जब तक आपने उसका साइज़ नहीं पढ़ा तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि लीवर का कौन सा साइज़ नॉर्मल है। ठीक, और कितना उसका इन्लार्जमेंट हुआ है। आप जैसे किडनी है, आपने अगर नहीं पढ़ी कि 2 किडनियाँ होती हैं तो आपको कैसे पता चलेगा किडनी 2 होती हैं, लीवर कितने होते हैं, ये सब नहीं जान पाएंगे आप लोग। ठीक है, हार्ट कितने होते हैं, ये सब आपको नहीं पता चलेगा। ये किस में पता चलता है? हमें एनाटॉमी में पता चलती है। एनाटॉमी हमें बताती है कि हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट है, लीवर है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, ठीक है, पेनक्रियाज़ है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और भी सारे ऑर्गन्स हैं हमारे पास, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इनका एक साइज़ होता है, इनका एक शेप होता है। ठीक, ये सब अलग अलग शेप के ऑर्गन्स होते हैं। ये हमें कौन बता रहा है? एनाटॉमी। और जब तक हमें एनाटॉमी की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम किसी भी कंडीशन को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बाद आप लोग अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें कुछ डिजीज़ेस आएंगी। ठीक है, कुछ आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ट में क्या कंडीशन अकर होती है, हार्ट फेल कैसे होता है। ठीक है, उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे किडनी डिजीज़ होती है, किडनी श्रिंक हो जाती है कई डिजीज़ में, कैसे आप पता लगाएंगे? नहीं पता लगा सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ठीक, इसीलिए मैंने आपको पहले ही चैप्टर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी बताई। ठीक है, एनाटॉमी में हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी में उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं कि अब हमें मिल तो गया हार्ट। ठीक, अब इस हार्ट का काम क्या है, इस लंग्स का काम क्या है, लीवर का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे। ठीक, अभी पता चल गया कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। किडनी का काम क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, फिल्टर करना, यूरिन फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी का। ठीक है, अब जब किडनी यूरिन फ़िल्टर करना बंद कर देती है, ठीक है, किडनी क्या करती है, यूरिन फ़िल्टर करना बंद कर देती है, तो ये एक कंडीशन में आता है। ठीक है, ये एक डिज़ीज़ में आ जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा, चाहे वो बंद हो, चाहे वो चालू रहे, चाहे जो भी हो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप उसका फंक्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कितना वॉल्यूम वो कितना फ़िल्टर करती है, ठीक है, और कितना एक्सक्रीट आउट करती है, नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है सेल। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल पढ़ेंगे, और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेल। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा
सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। क्या है सेल को, और क्या कहा जाता है, ये भी कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी का हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर मसल, हर नर्व सब सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जितने भी देखो, पहले आप एक ईंटे से घर तो नहीं बना सकते, ठीक है। आप एक ईंटे से घर नहीं बना सकते, या फिर एक चावल से खाना नहीं बना सकते, ठीक है। चावल पूरा नहीं बना सकते, ठीक। उसके लिए आपको उसको बहुत सारे अमाउंट में चाहिए होगा, तभी कुछ आप एक बिल्डअप कर पाएंगे, ठीक है। अभी जैसे सिर्फ एनाटॉमी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनाटॉमी आप पढ़ के कोई डिज़ीज़ को क्योर नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक। कोई फ्रैक्चर ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको फिजियोलॉजी आप नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही इसमें भी है कि सेल, एक सेल खाली काम नहीं करता जब तक उसमें कई सारे सेल मिक्स होके टिश्यू नहीं बनाते, और टिश्यू मिक्स होके मसल्स नहीं बनाते, ठीक है। और यही है, हर टिश्यू, हर मसल, हर नर्व सब सेल से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है। चाहे वो टिश्यू हो, चाहे मसल हो, चाहे नर्व्स हो, ये किससे मिलकर बने हैं, ये सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। अगर सेल हेल्दी होंगे, ठीक है, तो बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और अगर सेल डैमेज होगा तो डिज़ीज़ डेवलप होगी। अगर सेल हेल्दी हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, उनको खाना पानी बराबर मिल रहा है, तो वो कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आप भी हेल्दी रहेंगे। और अगर वो डैमेज होने स्टार्ट हो गए, उनको ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना उनको खाना पानी मिल रहा है, वो डैमेज हो रहे हैं, तो डिज़ीज़ अकर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डेवलप हो जाएगी डिज़ीज़। इसीलिए सेल को समझना ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी का फाउंडेशन है, ठीक है। इसीलिए हमें सेल समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जैसे आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, टाइप्स, ऑर्गेनल्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल का स्ट्रक्चर, जो लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, cell are the basic unit of life and have complex structure that allow them to function efficiently. Here's an overview of the structure of both prokaryotic and eukaryotic cells. इसमें क्या दिया हुआ है आपकी, ये एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। ये जो आपको इमेज शो हो रही है, ये कैसा सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इस सेल के अंदर आपको विजिबल होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन सब पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, इन सब पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इन सब पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको ये चारों तरफ दिख रहे हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। जैसे एक घर में किचन होता है, ठीक है, आप सभी के घर में किचन होगा, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि सबके घर में किचन होता है। बेडरूम होता है, बाथरूम होता है, हर रूम का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे किचन में क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं, बेडरूम में हम सोते हैं, ठीक है, तो यही सब होता है, ठीक है। बाथरूम में हम क्या करते हैं, नहाने का काम करते हैं, ठीक है। हर रूम का अलग अलग फंक्शन है। वैसे ही सेल के अंदर भी हर ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गेनल दिख रहे हैं, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, ये सब, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। इसी वजह से सेल प्रॉपरली वर्क करता है।
इन्हीं लोगों की वजह से सेल प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, सेल प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है। और ये जो सेल है, मैंने आपको अभी भी बताया पहले ही, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है। ये कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक। डीएनए फ्री कंडीशन में रहता है। इसमें क्या होता है, डीएनए जो है फ्री कंडीशन में रहता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड्स और ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं बैक्टीरिया का, अब हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे सेल वॉल है। ठीक है। सेल वॉल सेल को शेप और प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल सेल वॉल सेल को शेप और प्रोटेक्शन देती है। और ये किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है इन बैक्टीरिया। ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का एग्जांपल देती हूँ कि जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल सेल को शेप और प्रोटेक्शन, जो जैसे कि अभी आपका घर है, ठीक है, घर है, घर में दीवारें नहीं हैं, ठीक, दीवार नहीं है आपके घर में, चारों तरफ से खुला खुला है। अब आपका घर में ईंटों से दीवार खड़ी कर दी गई है, वो सेल्स हैं। ठीक है। वो सेल से दीवार खड़ी कर दी गई। अब आपको एक वॉल प्रोवाइड हो चुका है, आप चारों तरफ से कवर हो चुके हैं, प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। वैसे ही इस सेल में है। ठीक। ये क्या प्रोवाइड करता है? सेफ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया घर की बाउंड्री वॉल घर को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स व्हाट एंटर एंड लीव द सेल्स। ठीक है। ये क्या करती है? ये सेल का गेट होती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल का डोर है। ये सेल का डोर है। ये डिसाइड करती है कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर निकलेगी। ठीक है। या फिर इन्हें आप समझ सकते हैं, जो बाहर गार्ड बैठे रहते हैं, होम गार्ड टाइप के लोग, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं किसको अंदर जाना है और किसको बाहर जाना है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है कि किसको अंदर रहना है, किसको बाहर जाना है, ये वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। याद रखना आप लोग, सेल वॉल का काम क्या है? ये बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्शन और सेफ प्रोवाइड करती है। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये डिसाइड करती है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली जैसी लिक्विड होती है। ठीक है। साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल वेयर सेलुलर एक्टिविटीज़ अकर। ठीक है। ये कैसी लिक्विड होती है? जेली लाइक, जेली जैसा लिक्विड होता है। ठीक है। सारे ऑर्गेनल्स इसी के अंदर रहते हैं। साइटोप्लाज्म जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब इसी के अंदर फ्लो हो रहे होते हैं। ये देखो, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू ब्लू कलर का, ठीक है, ये एक जेली लाइक होता है। ठीक है। लिक्विड होता है, इसके अंदर सारे सेल्स होते हैं। ठीक। और इसी में सारे बायोकेमिकल रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इजी
इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं, सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ साइटोप्लाज्म को, जिससे आप समझ पाएँ। ठीक है, अब जैसे आप अपने बैग में या फिर कोई, हाँ, एक बैग ले लीजिए। ठीक है, उस बैग में आपने सारे बर्तन रख लीजिए, जैसे चम्मच, कटोरी और प्लेट, ग्लास, ये सब रख लीजिए, कुकर रख लीजिए, भगोना रख लीजिए, ये सब रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसे हैंग करके चलिए बाहर। ठीक है, तो क्या होगा, वो बर्तन सब बजने लग जाएंगे आपस में। ठीक है, बर्तन क्या होंगे, बजने लग जाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा एक्टिविटी की, जैसे खेलना कूदना, बैग को कहीं पटक दिया, बैग को कहीं छोड़ दिया, बैग किसी गाड़ी के नीचे आ गया, तो वो सारे बर्तन डैमेज हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर इन बर्तनों को, ठीक है, इन बर्तनों को आपने अच्छे से रखा है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में रखा है कि इस वाले चेन में ये वाला जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर अच्छे से उसे कवर अप करके रखा है। उसमें ग्लास में न्यूज़पेपर वाला जो पेपर होता है वो रखा हुआ है, बर्तन को टच नहीं होने दे रहे हैं आप एक दूसरे से, वो सेफ पड़े हुए हैं। उसी तरीके से आपका सेल होता है, जिसके अंदर राइबोसोम और लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये साइटोप्लाज्म ये काम करता है, ये जेली लाइक होता है। ठीक है, लिक्विड होता है, तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इन सबको प्रोटेक्ट करता है, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए, एक दूसरे से चिपक ना जाए। ठीक है, अगर ये चिपक गए तो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म अगर नहीं है और तो क्या होंगे, सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए इसका एक मेन रोल है कि साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ताकि सारे सेल, सारे ऑर्गेनल्स जो हैं हेल्दी बने रहें। और इसी में ही केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, है ना, इसी में ही बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, ताकि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सारे प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, और अच्छे से वर्क करें। ये कौन देख रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म करता है। साइटोप्लाज्म अगर नहीं होगा तो सारे ऑर्गेनल्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, और चिपक जाएंगे तो फिर उनका कोई काम नहीं है, ख़राब हो जाएंगे वो। ठीक है, इसीलिए साइटोप्लाज्म का होना बहुत ज़रूरी है। वो एक जेली लाइक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपनी पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, और हेल्दी बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर हियर, दे आर स्मॉलर देन दोज इन यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या दिया हुआ है, ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम्स, आप देखो, हमने एक घर लिया, ठीक, घर में एक एक रूम बना दिए। अब रूम बना दिया, ठीक है, उसमें लोग आके रहने भी लग गए। ठीक, हमने घर बनाया, वो सेल, ठीक, अब उसमें एक एक रूम दिया। कैसे दिया, साइटोप्लाज्म के थ्रू हमने एक एक रूम दिया। ठीक है, और उसमें हमने डोर भी बनाया। किसको, डोर कौन है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा डोर है। ठीक है, क्योंकि भाई घर बना है तो उसमें हमें सेफ्टी तो चाहिए, कौन अंदर आए कौन बाहर जाए। ठीक है, उसके लिए हमें डोर बनाया हमने। ठीक है, डोर हो गया, फिर उसके बाद हमने उस घर में डिवाइडेशन कर दिया कि ये किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया और ये बेडरूम हो गया, ये भी हमने कर दिया। ये साइटोप्लाज्म हमारा काम कर देगा। ठीक है, अब जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए, राशन पानी तो चाहिए। अगर नहीं खाना पीना मिलेगा तो कैसे ये सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सेल्स ऑर्गेनल को, ठीक है, सेल ऑर्गेनल को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कौन, राइबोसोम्स। ठीक है, ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने का काम करती है। राइबोसोम्स क्या करती हैं,
प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। ठीक है, सिंपल, एक सिंपल लाइन आप याद रखिए, जो वन वर्ड में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्विक याद आना चाहिए कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में क्या है, यहाँ सेल का डीएनए होता है। न्यूक्लियोइड रीजन कंटेनिंग द सेल डीएनए नॉट इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ सेल का डीएनए होता है। न्यूक्लियोइड में सेल का डीएनए है, लेकिन इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी वजह से इसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। अगर इसके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती तो इसे क्या कहा जाता, ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता। और जब इसके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिला। फिजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर मूवमेंट इन सम प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन मूवमेंट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा मछली अपनी टेल से स्विम करती है। ठीक है, अपनी टेल से स्विम करती है, वैसे ही बैक्टीरिया फ्लाजेला से मूव करती है, वैसे ही बैक्टीरिया फ्लाजेला से मूव करती है। ठीक है, ये एक पूंछ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिली। हेयर लाइक प्रोजेक्शन इन्वॉल्व इन अटैचमेंट और कंजुगेशन। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। क्या पिली कैसे होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये अटैचमेंट और कंजुगेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये किस में हेल्प कर रही हैं, अटैचमेंट और कंजुगेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया एक दूसरे से कांटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया एक दूसरे से कांटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को इतना समझ में आया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है, फ्लैजेला होता है और पिली होता है। ठीक है, इन सब का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, अपने अपने रोल प्ले करते हैं ये लोग। ठीक है, ताकि एक सेल कैसा रहे, हेल्दी रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, ये सेल्स अलग अलग काम करते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ये प्लांट्स, एनिमल और फंगल सेल्स में पाए जाते हैं, होते हैं, पाए नहीं जाते, ये होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा एडवांस होता है। यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा एडवांस होता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसमें नहीं था, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जैसे कि इसमें एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल और फंगी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, पहला हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। ये सेल की आउटर बाउंड्री होती है। फंक्शन इसका क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, सब्सटेंस का मूवमेंट,
सेल को शेप देना, ठीक है। अगर मैं आपको एक इजी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। नेक्स्ट क्या है इसमें, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनल एंड इट द साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड होता है जहाँ सेल के सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, यही मैक्सिमम रिएक्शन होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म सेल का वर्किंग एरिया होता है, ठीक। ये आपका एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, जो कि प्लांट्स में और एनिमल में और फंगल सेल्स में है, ठीक है, होता है। और इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा है सेम वही है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब है न्यूक्लियस, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल होता है ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये सब ऑर्गेनल हैं, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है, इसमें डीएनए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। ये सेल को कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना आप लोग, प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं उसे कहा जाता, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में डीएनए होता है, ठीक है, इसमें डीएनए होता है, ये सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें इसे ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इसको कहा जाता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सबको कंट्रोल करती हैं, ठीक है, वैसे ही सेल में न्यूक्लियस सब कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें है, ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे सिटी में रोड्स होते हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप लोग सिटी और विलेज में रह रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको रोड मिलेंगे ही, ठीक है, रोड्स होते हैं। वैसे ही सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ये कौन काम कर रहा है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है, ठीक है। और इसके भी दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम studied with ribosome and involved in protein synthesis। इसमें क्या है, राइबोसोम्स इसमें लगे होते हैं, रफ ER में राइबोसोम्स लगे होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं इसमें, ठीक है। और स्मूथ ER में राइबोसोम्स नहीं होते, ये लिपिड बनाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, देखो इसमें लिखा हुआ है स्मूथ ER लैक्स राइबोसोम्स एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो स्मूथ ER क्या करता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, और ये लिपिड बनाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं राइबोसोम्स पे, ठीक है। अब हम आ गए राइबोसोम्स। हमें पता है राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, गोल्जी एपरेटस हमारा क्या काम करता है, प्रोसेस सॉल्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड फॉर ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन। ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन और
लिपिड को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और भेजता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस कुरियर सर्विस करता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस क्या करता है, कुरियर सर्विस करता है सारे ऑर्गेनल्स के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल जनरेटिंग एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एटीपी बनाता है, क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी मतलब एनर्जी, इसी वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये एटीपी बनाता है, पावर ऑफ, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, और ठीक है, एटीपी बनाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है इसका, चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, एडिनोसिन फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। ये क्या काम करते हैं, एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स का काम क्या है, ये सेल्स का डस्टबिन है। ठीक है, लाइजोसोम्स सेल का डस्टबिन है, वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और पुराने ऑर्गेनल्स को रिसाइकल करता है। लाइजोसोम्स क्या है, ये सेल का डस्टबिन है, वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है और पुराने ऑर्गेनल्स को रिसाइकिल करता है। ठीक है, मोस्टली इन एनिमल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स को ब्रेक करता है। ठीक है, और क्या करता है, हार्मफुल केमिकल को ब्रेक करता है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करता है, सेल को शेप देता है। साइटोस्केलेटन सेल को शेप देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और बिल्डिंग में आयरन रोड सपोर्ट देता है। ठीक है, और क्या करता है, बिल्ड होने में इसे आयरन सपोर्ट भी देता है, आयरन रोड सपोर्ट भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स भी कहते हैं इसे। तो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है ये। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। ठीक है, और मोस्टली एनिमल सेल में होता है ये। ठीक है, मोस्टली किन में होता है, एनिमल सेल्स में होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल क्या होते हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड वेस्ट, लार्ज सेंटर वैक्यूल इन प्लांट सेल। इसमें क्या है, स्टोरेज टैंक है ये। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टोर होता है, वाटर, फूड, वेस्ट सब स्टोर करता है ये। प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। ये क्या क्या स्टोर करता है, वाटर, फूड, वेस्ट सब स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। सिर्फ प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस करता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से प्लांट ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट
के पत्ते हैं, ठीक है, जो भी पेड़ के पत्ते हैं, जो भी जितने भी प्लांट्स हैं, ये किस कलर के दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल, सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं। सेल वॉल किस में होती है? सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं। सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। अब इसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस है? तो अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है? वैक्यूल ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। और एनिमल सेल में देखें तो सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इसमें, और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट सब सेलुलर यूनिट, ठीक है, सब सेलुलर यूनिट। अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने सेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। सेल के स्ट्रक्चर में हमने देखा क्या क्या था? प्रोकैरियोटिक पढ़ा, फिर यूकैरियोटिक पढ़ा, दोनों में डिफरेंस भी पढ़े, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू क्लास।